Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर है मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, साथ ही नजर डालते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, और खबरों की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हर दिन स्टूडियो में एक मेहमान मौजूद होते हैं। और आज के मेहमान होंगे हमारे इकोनॉमिक एनालिस्ट हरवीर सिंह जी। और हरवीर सिंह जी बस कुछ चंद पलों में ही स्टूडियो आने वाले हैं। तब तक श्रोताओं, हम शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ आज का मार्केट मंत्र। सबसे पहले इंग्लिश में। Thank you, Harsh. Domestic benchmark indices end with losses. Sensex tanks over 1100 points. Nifty settles at 23,914. President Draupadi Murmu highlights India's reliability as defense partner. And global crude prices rise. Brent crude trades at $73.30. घरेलू शेयर बाजारों में लगभग 1.5% की गिरावट। सेंसेक्स 1,100 अंक गिरा और निफ्टी 23,914 पर बंद हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा साझेदार के रूप में भारत की रक्षा क्षमता की विश्वसनीयता पर प्रकाश डाला। और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। ब्रेंट क्रूड प्रति बैरल $73.30 पर पहुंचा। बात करेंगे घरेलू शेयर बाजारों की, लेकिन उसके पहले हम अपने स्टूडियो में हरवीर सिंह जी, आज के इकोनॉमिक एनालिस्ट, का स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत हरवीर। धन्यवाद। और घरेलू शेयर बाजारों में आज लगभग 1.5% की गिरावट रही। दोनों स्टॉक एक्सचेंज जो हैं, यानी बीएसई और एनएसई, उनमें गिरावट रही है। और इसकी मुख्य वजह आईटी और ऑटो स्टॉक्स में बिकवाली मानी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,190 अंक गिरा और 79,044 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 361 अंक की गिरावट के साथ 23,914 पर रहा। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 29 कंपनियों के शेयरों में आज गिरावट रही। विस्तारित बाजार में बीएसई मिड कैप में बेहद मामूली गिरावट रही, हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स में मामूली तौर पर बढ़त रही है। Domestic benchmark equity indices today ended with losses of nearly 1.5% amid weakness in the IT and auto stocks and concerns about global economic trends. The 30-share BSE Sensex tanked 1,190 points or 1.48% to close at 79,044, while the NSE Nifty 50 dropped 361 points or 1.49% to close at 23,914. Meanwhile, the broader market at the Bombay Stock Exchange displayed mixed trend. The mid-cap index ended marginally down by 0.06%, whereas the small-cap index gained 0.41%. In the Sensex index, 29 out of 30 companies logged losses except SBI Bank, which added over 0.5%. Among the top laggards, Infosys shed over 3.4%, Mahindra & Mahindra lost over 3.3%, and Bajaj Finance fell more than 2.8%. In sectoral indices at the BSE, 17 out of 20 sectors ended in negative territory. The top laggards: focused IT slipped over 2.3%, information technology lost over 2.2%, and tech fell 2.1%. Among the top gainers, utilities advanced over 0.5%. Oil and gas was marginally up by 0.02%, and services ended flat. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,207 companies advanced, shares of 1,733 companies declined, while shares of 109 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 61 companies hit their 52-week high, while 18 hit their 52-week low. हम रुपए की भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले घरेलू शेयर बाजारों पर अनुभव बात कर लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। आज भी लगभग 1.5% की गिरावट रही। सेंसेक्स
की तरफ से देखें 1000 अंक से ज्यादा की गिरावट रही है। खास तौर पर आईटी और ऑटो इंडिसेस में थोड़ी बिकवाली रही है, उसमें भारी गिरावट रही है। लेकिन ओवरऑल मार्केट ब्रेथ हरवीर जी देखें अगर तो 29 सेंसेक्स पैक के शेयरों में गिरावट आज दर्ज की गई है। अब इस स्तर पर भी इसको करेक्शन माने, फर्दर करेक्शन की और गुंजाइश आप देख रहे हैं, क्योंकि 80,000 के नीचे सेंसेक्स आ चुका है। नहीं, देखिए सेंसेक्स तो इससे भी नीचे गया पीछे, 80 के ऊपर जब था पीक पे गया, फिर नीचे आया है और काफी करेक्शन हुआ है। एक्चुअली वॉलेटिलिटी बढ़ी है। अगर हम देखें पिछले सप्ताह गिरावट के बाद इस सप्ताह में थोड़ा सुधार आया, और एक बड़ा फैक्टर ये था जो एफआईज का काफी सारा जो आउटफ्लो था उसने मार्केट को ज्यादा अफेक्ट किया। इधर वो बायर्स के रूप में फिर से आए हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन के रूप में हम देख रहे हैं। लेकिन जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं उनके चलते मार्केट को आज ये नीचे की तरफ नंबर्स गए, और क्योंकि कई सारी अनसर्टेनिटी है। एक तो यूएस में नया रिजीम आ रहा है ट्रम्प साहब का, सो उनके कई सारे एक्शंस हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, और नॉट ओनली आवर कंपनी बट ग्लोबल। और हमने देखा कि इसी वजह से शायद जो आईटी के स्टॉक्स हैं, क्योंकि H1B वीजा को लेकर भी बहुत तभी थोड़े से डाउट्स में हैं लोग। देखिए, तो पहले भी उनका जो रुख था, और एक जो प्रोटेक्शन वाला जो उनका एक एटीट्यूड है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को और डोमेस्टिक मार्केट को, वो प्रोटेक्शनिज्म का जो इंस्टांस किस तरीके से आएगा, उसमें कौन अफेक्ट होंगे, उसमें आईटी कंपनीज हो सकती हैं, उसमें बाकी एक्सपोर्टर्स हो सकते हैं। टैरिफ्स को वो बहुत पसंद करते हैं, तो टैरिफ वॉर एक शुरू हो सकता है उनके आने के बाद। और सिर्फ जो एशियन कंट्रीज है, इसमें दो बड़ी इकोनॉमी हमारी और चाइना है डेवलपिंग में, और जापान बड़ी इकोनॉमी है, वही नहीं यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर भी एक हमें देखना पड़ेगा किस तरीके का इम्पैक्ट आएगा। प्लस जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें अभी भी हम बहुत राहत नहीं देख रहे हैं। हालांकि ये एक युद्ध विराम हुआ है के बीच में इजराइल और हिजबुल्लाह का, तो ये है। प्लस यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनातनी बढ़ रही है, और जो बहुत ही पावरफुल मिसाइल्स के इस्तेमाल करने का जो एक डर पैदा हो रहा है, तो क्या हो रहा है उसमें, वो एक थोड़ा चिंता का विषय है दुनिया के लिए। तो ये फैक्टर्स भी मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। Mr. Singh, you mentioned, of course, U.S. President-elect Donald Trump and his policy, especially his, I mean, the fact that he talked about tariffs. He's already announced that he is going to impose tariffs on imports from Canada, China, and Mexico. Now, we've already seen the markets reacting to that. And do you think, given the fact that, of course, whether or not he follows up on these pronouncements is something we will see only after January when he takes oath of office and, actually assumes office. But as of now, between now and the time that he assumes office, are we going to continue to see volatility in global markets because of these pronouncements? Yes, of course. You see that there are some predictions, some expectations, or which way things will go, which sector will get affected, who has the bigger trade, or if tariffs comes into being, then how will affect the exports of different countries or impact their economy. So all these things will continuously be assessed and analyzed by the experts and the companies and the sectors. So it will have this tendency of volatility in the markets globally, definitely. And do you think, apart from the geopolitical factors and the factors that you've mentioned and whatever is happening across the world economies, there are some domestic factors as well which are impacting the way the Indian markets are behaving? This volatility throughout the week that we have seen, first 2 days markets ended in green. Then there was a marginal fall. Yesterday the markets were in green. Again today more than 1,100 points down, Sensex. So are there domestic factors which are impacting the markets? One thing we have seen recently, there is again an upsurge in the inflation numbers. So that is affecting, because this upwardly inflation numbers are basically delaying the decision of RBI to take a call on policy rates. But we have to see in December. So although
government functionaries and ministers, I think, asked that it's necessary to have a lower rate of interest because it affects investment. It makes the investment costly. But at the same time, we have to see because RBI is also bound to keep the inflation within that bracket of 4% plus minus 2, and food inflation is going up. Maybe we can see a rework on the basket of inflation where the weightage of food products may go down, so that and definitely should, because it will become more realistically. Okay. And government should include, or the ministry should include the service sector also into inflation, the service products. You know, you're mentioning the inflation figures, and one of the reasons, I mean, of course, the inflation being back in the rising in India is because of the especially prices of food, vegetables and fruits. But given the fact that we had a good monsoon, is it going to now, of course, it takes some time for the monsoon and the prices to come down and that to reflect in the inflation figures. So do you expect that given the good monsoon that we had, inflation figures are likely to come down? See, if you see the monsoon, we are lucky that we are having continuously in last many years normal monsoon. We have not suffered this drought or low rainfall. Maybe last year in some areas there were some basically rainfall level was low, but overall it was good, and this monsoon was good. We have to see the management of the food products. Basically, we are in huge availability of food grain. Yes. So on the front of food grain, there is except some price rise in wheat, there is no problem on. But if you see that we depend on imports of edible oil, so we are not self-sufficient. So, and now like we are seeing that rupee depreciation, yes, and it adds the cost. But the last few months, government also imposed a higher tariff on imports to protect the domestic farmers. So, and vegetable and fruits. Yes, that's the main because the pain maximum point. inflation is coming from there. Till we will not have very good management of supply chain and planning of vegetable production, right time, so we have to suffer this kind of volatility. Government announced that there will be vegetable clusters, and I think the agriculture departments of the state as well as at the center must focus more on fruit horticulture produce. See that the food basket or of the common man, yes, in the country now is changing. So we are adding more products than cereals like fruits, vegetables, poultry and other protein diets are being added. So if we will not have sufficient supply of these products and efficient supply management and the production management, and at the same time the good number to assess where are we standing on availability side. So I think it requires to work more and more on that side. We have to invest a lot in storage and transportation facilities of these produce, because these produce are perishable products. So what you're saying is, along with production, management is also required. Yes. And these two factors, when they work in tandem, is what's going to bring the inflation down, especially the food basket inflation. Yes, if you see that recently there was a report from RBI. So that the middleman is having huge margin. It is not, the consumer is paying, farmer is not getting the same price. So we have to basically narrow this gap from farmer to the consumer. जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि मॉनसून बेहतर रहेगा तो इसका असर मार्केट पर भी आने वाले समय में एक पॉजिटिव रूप में पड़ेगा। और जिस डोमेस्टिक मार्केट की हम बात कर रहे थे, ये डोमेस्टिक मार्केट एक बार फिर हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर जाएगी, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स इंक्लूडिंग जिसकी चर्चा आपने हरवीर की अभी, इजराइल और लेबनान हिजबुल्लाह के बीच में एक युद्ध विराम की, इसका भी असर पड़ सकता है। आपने रुपए की भी बात की, इन्फ्लेशन की भी बात की। अथवा इन्फ्लेशन एक चीज से और कम होगी, और वो शायद ये है कि जो इन्फ्लेशन मापने का बास्केट है, जिसमें फूड आर्टिकल्स को उसमें अभी निकाले जाने की जरूरत है, क्योंकि 50% के आसपास का उसमें मामला है। अगर 8-10% उससे कम कर दिया जाता है तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन के फिगर और सही होंगे, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट्स की, और शेयर मार्केट अब कहीं का भी
ऑल स्टैंड अलोन नहीं है। अगर भारत के मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट, सब पर असर पड़ता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच रुपए की बात कर लेते हैं कि विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया जो है वो 4 पैसे कमजोर हुआ है और $1 की कीमत 84 रुपए 49 पैसे रही है। डॉलर इंडेक्स 106.65 पर कारोबार कर रहा था। और अनुभव, आपकी इजाजत हो तो चूंकि हम बात शेयर मार्केट की कर रहे हैं, साथ में हम एशियाई बाजारों का भी हाल बता दें। एशियाई बाजारों का आज मिला जुला रुख रहा। सिंगापुर बाजार का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.7% बढ़ा। जापान के निकेई सूचकांक में भी 0.5% की बढ़त रही है। दक्षिण कोरियाई बाजार का कॉस्पी भी मामूली तौर पर मजबूत हुआ है। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 1.2% की गिरावट रही है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 0.4% गिरा है। यूरोपीय बाजारों में भी अभी बढ़त बनी हुई है क्योंकि वहां बाजार अभी कारोबार कर रहे हैं। जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का कैक 40 0.5% की तेजी पर कारोबार कर रहे हैं। लंदन के फुटसी में भी मामूली बढ़त चल रही है। And since Harsh, you spoke about the Asian markets, let me also tell our listeners how the US markets behaved yesterday. US stocks ended lower yesterday amid correction in heavyweight IT and consumer discretionary stocks and worries that the Federal Reserve may be cautious about rate cuts after strong US inflation data. The Nasdaq Composite dipped 0.6%. The S&P 500 shed 0.38% and the Dow Jones Industrial Average declined 0.31%. Meanwhile, the second estimate of the figures from the Bureau of Economic Analysis released yesterday showed that the U.S. economy expanded at a solid pace in the third quarter, largely supported by a broad-based advance in consumer spending and steady business investment. Gross domestic product increased at 2.8% annualized pace in the third quarter, as per the data, and separate figures from the Labor Department showed that the weekly jobless claims fell against last week. Mr. Singh, the figures that have come out yesterday in US, inflation for October slightly higher, which of course affected their markets, but also the GDP for the third quarter has increased and the weekly job claims have also, fallen. So if we look at it in tandem, the US Fed is going to have a meeting in December, the next meeting. They've already started their rate cut cycle. Yeah. Is it going to impact, is it going to make things a little more stickier for Jerome Powell and company? So far as continuing with the rate cut from cycle. the last meeting, there was indication there will be further cuts in their policy rates, and I think that will be a very big development for the global markets as well as the money market. Right. बिल्कुल। और बाकी चीज़ों पर हम चर्चा ऑलरेडी हरवीर बता चुके हैं कि अब अमेरिका में नई सत्ता आने वाली है ट्रंप की, और ग्लोबल मार्केट जो है बहुत कुछ उसका इंतज़ार कर रहा है कि क्या पॉलिसीज़ होती हैं और उसी के हिसाब से बाजार शायद बिहेव भी करें आने वाले समय में। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत ने केंद्र के पंचामृत लक्ष्यों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है। वे आज नई दिल्ली में रूपरेखा, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी के आकार देने संबंधी विषय पर आयोजित ऊर्जा भंडारण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर सारस्वत ने कहा कि परमाणु ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता में विश्व भर में चौथा स्थान, पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वां स्थान रखता है। Moving on, President Draupadi Murmu has emphasized that India's defense capabilities have captured worldwide attention, driven by a commitment to innovation and self-reliance. The President was delivering a keynote address at the Defence Services Staff College at Wellington in Tamil Nadu. Highlighting India's growing prominence in global defence, she stressed on India's reliability as a defence partner, exporting advanced equipment to over 100 countries. She commended the strong presence of women in the armed forces. Endorsing the quality of defence products of the country, the President said that India is a reliable defence partner with high expertise and working with the spirit of Atmanirbharta. Mr. Singh, defense products, India is for the last few years, Make in India initiative. Under this initiative, we have been laying more and more emphasis on producing the defense products that are required in the country. And in fact, we've now started, exporting also. So how important is this for the countries, not only for the country's defense sector, but also from the economy point of view?
Defense is always most strategic sector for any country, basically, and definitely in case of advanced armaments, we import a lot of product from globally from big countries. It spends a lot of money. So government is focusing how much we can produce within the country on our own or by through joint ventures to getting the basically technology here, and we can save some money out of that. At the same time, government is also encouraging private sector to engage into defense production, and there are some defense production parks are being established, and private sector's role is continuously increasing in this. And definitely even some big exporter of defense products, private sector plays important role in economy like US or Russia or in some European countries. So we have to focus more on latest technology, and it is good that our products are being exported in many countries now. एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सर्वसम्मति से मसातो कांडा को अपना 11वां अध्यक्ष चुना है। अभी वर्तमान में श्री कांडा जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। एशियाई विकास बैंक ने बताया कि श्री कांडा अगले साल फरवरी में मासात्सुगु की अस्कावा की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। जी आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे लॉन्च द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII's Ease of Doing Business and Regulatory Affairs portal. The portal will provide status and updates on key initiatives on ease of doing business by both the union government and CII. Users can track progress and submissions on a real-time basis. Speaking on the occasion in New Delhi, Mr. Goyal said that the government's National Single Window System, or NSWS, has improved ease of doing business and brought various sectors, industries and departments together. He urged the industry representatives present to engage more and provide constant input to improve the system. Mr. Goyal mentioned that under the Jan Vishwas 2.0 bill, the government is actively looking to decriminalize 300 more laws. He urged the CII to sensitize its members and respect the spirit of the law. And moving on to another story, Gujarat is leading in installations of rooftop solar system under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. In a written reply in Lok Sabha, Minister of New and Renewable Energy Shripad Naik informed that around 26 lakh applications have been received and more than 6,16,000 installations have been completed within the country. With more than 2,81,000 installations, Gujarat is leading in the states. He added that in Maharashtra, more than 1,20,000 installations have been done and more than 51,000 rooftop solar systems have been installed in Kerala and Uttar Pradesh. Mr. Singh, a very quick comment on the importance of this PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, because, you know, we are, as the country's energy requirements are increasing by the day. So in this perspective, from this perspective, how important is this particular scheme by the government? See, that renewable energy is very important because you are tapping a source which is environmentally good and it is available free. So, and a country like India growing very fast, and our energy requirement is increasing everywhere at individual level as well as manufacturing and service sector or any other sector. So in that case, any contribution from solar sector is very important for us. That's why government is promoting for individual household as well as the agriculture sector and even public and private sector to basically install more and more capacity for solar energy. And here government is providing financial assistance, so that makes a sense to that it is a very good encouragement for the common man to install this kind of facilities. And not only that, those who are producing, electricity through the solar rooftop system, they're also, in a position to sell this to the grids, and therefore it also becomes economically it becomes very viable for them. Yes, basically that it is going to the grid, so that also is also being counted, and if they are consuming from the grid, that can be compensated there. Yes. And if maybe some people must be
having surplus also if they have bigger भारत के place. कई राज्य अभी धीरे धीरे एनर्जी सरप्लस अवस्था में आ चुके हैं और वो दूसरे राज्यों को भी बिजली दे रहे हैं। और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले हरवीर फिगर्स बताए थे, सौर ऊर्जा क्षमता में भारत पूरी दुनिया में जो है वो 5वां स्थान रखता है और बहुत तेजी से हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। और पीएम सूर्य घर योजना जो है ये इसका बहुत अहम पहलू है, जिसकी वजह से हमारा देश आगे सौर ऊर्जा के मामले में तरक्की कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास से भारत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, अनुसंधान और निवेश के लिए पहली पसंद बन गया है। नई दिल्ली में आज मीडिया को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने बताया कि डिजिटल इंडिया अभियान से देश में क्रांति आई है, जिसने विश्व में भारत को डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई में शोध और वैश्विक क्षमता केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इंटर कनेक्टेड ग्रिड नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के विकास से देश की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन में शासन परिवर्तन का उनके बीच मौजूदा व्यापार साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत संसद के शीतकालीन सत्र के बाद ब्रिटेन के साथ अपने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जारी रखेगा। और हरवीर, ये एक अहम इशू है जो एफटीए की बात चल रही है और ब्रिटेन में और अमेरिका में नई सरकार के साथ जो ट्रेड हमारे चल रहे हैं, क्या लगता है किस दिशा में बातचीत बढ़नी चाहिए एफटीए को लेकर? देखिए, एफटीए में जिस देश के साथ भी आप समझौता करेंगे, वो हम और वो दूसरा देश सब अपने अपने हितों के लिए देखते हैं कि हमारा ट्रेड कैसे बढ़ेगा। डेफिनेटली जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है एक बड़ी इकोनॉमी है और उसके साथ हमारी साझेदारी फायदेमंद होगी, बट हमें ये भी देखना है कि हमारे कौन से ऐसे हित हैं जो उन पे हमें ध्यान देना है। इसीलिए बातचीत थोड़ा स्लो चल रही है। और इसमें एक बड़ी बात है कि जैसे हमारा डेयरी सेक्टर है तो उसको इससे बाहर रख रहे हैं कि बिकॉज वी नीड प्रोटेक्शन टू डेयरी सेक्टर। थोड़ा ऑटोमोबाइल का भी है, उनकी तरफ से ऑटोमोबाइल में ज्यादा थोड़ा उनको मौका दिया जाए। तो जो उनके स्ट्रॉन्ग सेक्टर हैं वो चाहेंगे कि उनको यहाँ का जो बाजार, बिकॉज दुनिया का सबसे बड़ा बढ़ता हुआ बाजार भारत है, तो कोई भी कंट्री चाहता है कि इस बाजार में उसकी हिस्सेदारी बढ़े और इसलिए वो लोग अपने कंसेशन मांगेंगे। बट हमारा भी रुख है कि हमें क्या मिल सकता है, हमारा कारोबार कैसे बढ़ेगा, तो हमारी इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, वहां पे एक संतुलन जहां बनेगा तब सहमति बनेगी। Let's move on to commodities. International oil prices rose today. Brent crude was trading 0.65% up at $73.30 per barrel, and WTI crude had gained 0.52% to trade at $69.08 per barrel, according to latest reports. Earlier, the OPEC Plus Oil Alliance announced that their upcoming meetings have been rescheduled. The 57th meeting of the Joint Ministerial Monitoring Committee and the 38th OPEC and non-OPEC ministerial meeting will now take place on December 5th, postponed from the original December 1st date. The decision to delay comes as several ministers are set to attend the 45th Gulf Summit in Kuwait City on December 1st. Harveer, a very quick comment from you about the oil prices at the moment. $73.30. From India's point of view, we are in a comfortable position? Yeah, still we are in a comfortable position, and I think in the recent past there is not a very big increase in oil prices. More or less around the bracket it is running. बिल्कुल। और चलते चलते सोने चांदी की कीमतों पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत बढ़ी है 0.18%। 10 ग्राम सोने की कीमत 76,280 रुपये रही है। और वहीं चांदी की कीमतों में भी मामूली तौर पर बढ़त हुई है और 1 किलो चांदी खरीदने के लिए 88,110 रुपये देने पड़े। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य भी बढ़ा है, 75,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का जो वायदा मूल्य है वो थोड़ी बहुत गिरावट के साथ प्रति किलो 87,658 पर रही है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वक्त अब समाप्त हो रहा है। हरवीर, आप स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
And before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices end with losses. Sensex tanks over 1100 points. Nifty settles at 23,914. President Draupadi Murmu highlights India's reliability as defense partner. And global crude prices rise. Brent crude trades at $73.30. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, from the entire team, Namaskar, goodbye. नमस्कार. Market Mantra.